इससे पहले कि आप कहानी में डूब जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी का सेकंड पार्ट है, सो कहानी को समझने के लिए आप फर्स्ट पार्ट पहले देख लें। अब आगे। तभी केन्या पुलिस के हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि ब्राउन को ढूंढ रही थी। वो ब्राउन के पास पहुंचते हैं। ब्राउन पूरी तरह खून से लथपथ था। उसके पूरे शरीर पर खून लगा था और पास में दूसरी लाश को गिद्धों ने खा लिया था। पुलिस को लगता है कि ब्राउन ने ही उस आदमी को मारा है, सो वो तुरंत उसे अरेस्ट कर लेते हैं और साथ के साथ दूसरी लाश का डीएनए सैंपल साथ रख लेते हैं। हेलीकॉप्टर वापसी के लिए फिर उड़ान भरता है। ब्राउन को लेकर पुलिस वापस आ जाती है और सबसे पहले उसे हॉस्पिटलाइज्ड कराया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, मगर उसकी तबीयत और बिगड़ती जाती है। उसे पीने के लिए जूस और कुछ स्नैक्स भी दिया जाता है, मगर वो कुछ नहीं खाता है। डॉक्टर भी परेशान थे कि कोई बिना खाए पिए कैसे जिंदा रह सकता है। अब उसे जेल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि वो एक खूनी भी था। केन्या पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल से निकलकर जेल की तरफ जाने लगती है। ब्राउन, जो अब तक शांत था, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। साथ में जा रही पुलिस चौंक जाती है और साथ के साथ डिप्टी कमांडेंट मिस्टर लिकारो वीजू भी। इन्हें समझ नहीं आता है कि अचानक हुआ क्या इसे। पुलिस के 10 जवान उसके पैर और हाथों को हथकड़ी से बांधने लगते हैं। तब लिकारो वीजू कहते हैं कि इसे छोड़ दो, कुछ बताना चाहता है शायद ये, इसे कुछ कहना है, ये कुछ इशारा कर रहा है। वीजू के ऑर्डर पर पुलिस ब्राउन को गाड़ी से नीचे उतार देती है। ब्राउन दौड़कर उस जगह पहुंचता है जो वहां से लगभग 100 मीटर दूर थी। लिकारो वीजू शॉक्ड थे, क्योंकि वो जगह थी शमशान घाट। वहां पहुंचते ही ब्राउन जिस हार्ड मांस को कुत्ते नोच रहे थे, उन्हीं को खाना शुरू कर देता है। सारे पुलिस वाले उसे पागल समझते हैं, मगर लिकारो वीजू उसे बहुत ही अलग निगाह से देखते हैं। उन्हें लगता है कि इस आदमी के बारे में शुरू से पता करना चाहिए, सो उन्हें जो टिकट ब्राउन की जेब से मिला था वो वहां जाने का निश्चय कर लेते हैं। सब ब्राउन को लेकर जेल आ जाते हैं और लिकारो वीजू ब्राउन की खोज में पहुंचते हैं मोम्बासा आइलैंड पर। सबसे पहले वो उस बोट वाले से मिलते हैं जिसके टिकट ब्राउन की जेब से मिला था। वो उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्हें जानते हो। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, और ये मेरी बोट लेकर गए थे और वापस ना आने की वजह से मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी की थी। लिकारो वीजू को अब आशा की किरण दिखाई देने लगती है। वो समझ जाता है कि इसकी रिपोर्ट के बाद ही हमारे एविएशन डिपार्टमेंट को फैक्स किया गया था। लिकारो उस बोट वाले से और कुछ जानना चाह रहे थे, मगर बोट वाले को जितना पता था उसने बता दिया। मगर वो उस ट्रेवल एजेंसी वाले का नंबर लिकारो को शेयर कर देते हैं, जिसके थ्रू ब्राउन यहाँ पर आए थे। लिकारो बिना एक पल की देरी किए हुए उस नंबर पर कॉल करते हैं और सारी जानकारी ले लेते हैं। ट्रैवल एजेंट ने उसे बताया कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो बोट का अरेंजमेंट करता है और मसई मारा के जंगलों तक जाता है। अब लिकारो को पूरी बात समझ आ गई थी। वो चल पड़ता है वापस उस जगह जहां पर ब्राउन होता है। वो उस लाश का डीएनए सैंपल और ब्राउन के सैंपल मैच करने को कहता है। लेबोरेटरी में सैंपल मैच कराया जाता है। सैंपल मैच हो जाता है। वो फादर और सन ही रहते हैं। लिकारो पूरी कहानी अपने कलीग्स को सुनाता है और सब के सब जो अब तक उसे एक हत्यारा समझ रहे थे, उन सब के मन में उसके लिए सिंपैथी आ जाती है। वो सब के सब जान चुके थे कि ब्राउन पागल हो चुका है और इसे सिर्फ इंसानी मांस ही है जो बचा सकता है, जो कि लाना पॉसिबल नहीं है। मगर वो उसकी इतनी मदद करते हैं कि उस तक वो लोग जो मर चुके थे उसकी बॉडी के पीसेस पहुंचाते हैं। करीब 6 महीने के बाद कोर्ट में इस केस पर वर्डिक्ट आता है, क्योंकि जज साहब भी जानते थे कि उसकी दिमागी हालत इस कदर ख़राब हो गई है कि वो बिना इंसानी मांस खाए जिंदा नहीं रह सकता। सो वो उसके शरीर में पॉइजन डालकर उसकी डेथ का ऑर्डर देते हैं। लिकारो वीजू, जिसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की मगर अब कोई रास्ता नहीं बचा था, सो 11 अक्टूबर 2007 को वो उसे पॉइजन का इंजेक्शन दे देते हैं और वो मौत की नींद सो जाता है। यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।